गाइस इमेजिन कीजिए कि एक शांत रात डिनर करने के बाद आप वॉक पर बाहर निकलते हैं। तभी आप ये रियलाइज करते हैं कि एक फुटबॉल जैसा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट बिना किसी आवाज के आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। आप जैसे ही रुककर उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आपके करीब आने लगता है। अब जैसे ही वो आपके करीब आता है, वो धीरे धीरे अपने कलर को चेंज करना शुरू करता है और एकदम से ही पास आते हुए बैंग, वो एक ही झटके में गायब हो जाता है। वेल गाइस, ये कोई हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड की साइंस फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वो रियलिटी है जिसे पिछले कुछ सालों से मैक्सिको, कोलंबिया और अलग अलग कंट्रीज के लोग हर दिन फेस कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी अभी तक हमारे किसी भी रिसर्चर को ये पता नहीं चल पाया है कि प्रैक्टिकली ये चीज है क्या। गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप ना सिर्फ इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की सच्चाई जानने वाले हैं, बल्कि मैं आपको इस ऑब्जेक्ट की ऐसी भर भर कर ऑथेंटिक वीडियोस भी दिखाऊंगा कि शायद उसे देख आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड में कोई तो और मौजूद है जो हर वक्त हम इंसानों पर नजर रखे हुए है। क्योंकि गाइस, ये है द बूगा स्फीयर मिस्ट्री। जनवरी 2025 मैक्सिको कंट्री की अलग अलग सिटीज में अलग अलग समय पर लोगों ने आसमान में एक अजीब से गोले जैसे ऑब्जेक्ट को हवर करते हुए बार बार नोटिस किया। इंटरेस्टिंगली, सभी आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट साइलेंटली शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस आसमान में घूमता रहता था। इनिशियल स्टेज पर मैक्सिको के लोगों को ये लगा कि शायद ये कोई मिलिट्री का हाईटेक प्रोब होगा जिसे सिर्फ सर्विलांस के पर्पस से अलग अलग सिटीज के ऊपर लगाया गया होगा। बट अफसोस, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूट गया। असल में फरवरी 2025 आते आते ये ऑब्जेक्ट मैक्सिको में इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि लोगों ने इसकी वीडियो को शूट करना भी शुरू कर दिया। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये चीज हद से ज्यादा जब बढ़ने लगी तो मैक्सिकन गवर्नमेंट को सामने आकर ये कन्फेस करना पड़ा कि भाई ये टेक्नोलॉजी उनके देश की टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मैक्सिकन गवर्नमेंट का नहीं था तो भाई ये था किसका? वेल गाइस, इसका काफी हद तक सटीक जवाब हमें मिलता है मार्च 2025 में। असल में मार्च 2025 में ये अजीब सा ऑब्जेक्ट मैक्सिको सिटी के साथ साथ कोलंबिया के बूगा शहर में भी लोगों को दिखने लगा। इंटरेस्टिंगली, बूगा शहर के लोगों ने ये नोटिस किया कि वैसे तो दिन में ये ऑब्जेक्ट एक मेटेलिक बॉल की तरह आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रात के समय इसके अंदर से अलग अलग कलर्स की रोशनियां बाहर आने लगती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बूगा में ये इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि जिन तरीके की वीडियोस अभी तक हमें सिर्फ मैक्सिको से ही मिल रही थी, अब ठीक उसी तरीके की वीडियोस हमें बूगा सिटी से भी मिलने लगी। अजीब बात ये थी दोस्तों कि मैक्सिको कंट्री हो या फिर बूगा सिटीज, तमाम वीडियोस और एविडेंसेस देखने के बावजूद भी सभी हायर अथॉरिटीज इसे सिर्फ और सिर्फ फर्जी ही बोल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने तो जरूर आता है। और फाइनली गाइस, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स को हिला कर रख दिया। असल में एक ब्राइट सनी डे में ये अजीब सा ऑब्जेक्ट जमीन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में ये एक बहुत बड़ी भूल करता है और वो भूल थी हाई टेंशन वायर्स के बीच से गुजरने की भूल। इंटरेस्टिंगली, जैसे ये ऑब्जेक्ट उन बिजली के तारों के बीच से गुजरता है, एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से अचानक से ये ऑब्जेक्ट जमीन पर गिर जाता है। अब देखो गाइस, जैसे ही ये सिनेरियो होता है, बूगा सिटी के लोग उस जगह पर तुरंत ही जाते हैं जहां पर ये ऑब्जेक्ट क्रैश होकर जमीन पर गिरा था। और उसके कुछ ही मिनट के बाद दुनिया के सामने आती है ये इमेज, जिसको ऑफिशियली आज भी बूगा स्फीयर के नाम से जाना जाता है। और फाइनली गाइस, शुरू होती है अर्थ पर क्रैश हुए एक ऐसे ऑब्जेक्ट की इन्वेस्टिगेशन जिसके बारे में हमें ये तक नहीं पता कि प्रैक्टिकली वो है क्या। इस अजीब से ऑब्जेक्ट पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फेमस मैक्सिकन यूएफओलॉजिस्ट जेमी मॉसन को बुलाया जाता है। वेल, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जेमी वही शख्स हैं जिन्होंने आज से कुछ समय पहले मैक्सिको की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एलियन ममीज को भी रखा था। इंटरेस्टिंगली, इस अजीब से ऑब्जेक्ट पर कुछ ही दिन रिसर्च करने के बाद जेमी ने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दुनिया के सामने रखे।
नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट हार्ड मेटल की बॉल के जैसा था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इसको बनाने के लिए एक सिंगल पीस मेटल का इस्तेमाल किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में इसमें किसी भी तरीके के जॉइंट या फिर वेल्डिंग के ट्रेसेस नहीं थे। बात अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी की जाए तो आज की डेट में एक सिंगल मेटल पीस को बिना वेल्ड और बिना जॉइंट किए हम इंसानों के द्वारा ऐसी बॉल बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 2, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वैसे तो काफी ज्यादा ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पानी को डाला जाता है ये ऐसे उबलने लगता है कि मानो ये अभी मेल्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली अर्थ पर मौजूद कोई भी मेटल पानी के साथ इस तरीके की रिएक्शन को नहीं दिखाती और इसलिए भी ये ऑब्जेक्ट और ज्यादा बड़े स्केल पर मिस्ट्री को जनरेट करता है। नंबर 3, इस अजीब से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बेहद ही अजीब सी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस या फिर कोड को लिखा गया है। इंटरेस्टिंगली ये लैंग्वेज अर्थ पर बोली जाने वाली सभी ऑफिशियल लैंग्वेज से 1% भी मैच नहीं करती, जिससे अगेन काफी हद तक ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो कुछ भी है ये शायद हमारे प्लेनेट अर्थ से तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4 और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो जेमी ने नोटिस करी वो ये थी दोस्तों कि जब सबसे पहली बार इस ऑब्जेक्ट के वजन को तोला गया था तो ये लगभग 2 किलोग्राम के आसपास था, लेकिन अलग अलग टाइम पर जब रिसर्च करने के लिए इसे जब वेट मशीन पर रखा गया तो इसका वजन कभी बढ़कर 10 किलोग्राम तक पहुंच गया तो कभी ये सिर्फ 500 ग्राम का ही रह गया। अब बात अगर लेटेस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी की जाए तो हम इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं कर पाए हैं जो कि अपने वेट को कम या फिर ज्यादा कर सके। इसके साथ ही इस पूरे ही ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके के प्रोपेलर या फिर इंजन को इंस्टॉल नहीं किया गया था, जिससे अगेन ये क्वेश्चन खड़ा होता था कि आखिर बिना प्रोपेलर या फिर इंजन के ये स्फीयर हवा में आसानी से हवर कर कैसे रहा था। अब देखो गाइस, जैसे ही जेमी ने पूरी दुनिया के सामने अपने रिसर्च के इन पॉइंट्स को रखा, दुनिया में मौजूद अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की क्यूरियोसिटी इस ऑब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके चलते हुए कुछ ही दिनों में कुछ और रिसर्चर्स ने जेमी के साथ मिलकर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और डीप रिसर्च को करना शुरू किया। और गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स को ही एक ही झटके में बदल दिया। जोस ल्यूस, जो कि पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने और उनकी टीम ने सबसे पहली बार इस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सरे स्कैन किया। इंटरेस्टिंगली इस एक्सरे में उन्हें ये पता चला कि इस मेटेलिक बॉल के अंदर 3 और मेटल की लेयर मौजूद है, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट एंगल और लोकेशन पर 16 छोटे छोटे होल्स भी मौजूद हैं, जो काफी हद तक ये क्लियर करते हैं कि इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए नैनो इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया है। बट वेट, आखिर इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर नैनो इंजीनियरिंग भाई की किस चीज की गई है? वेल गाइस, इस रात से जल्द ही पर्दा उठाने का काम किया मैक्सिको की यूनिवर्सिदाद नेशनल ऑटोनोमा दी मैक्सिको यानी कि UNAM की रिसर्च टीम ने। असल में UNAM की रिसर्च टीम ने 30 मई 2025 को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने के बाद अपनी एक फाइनल रिपोर्ट को भी पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि इस बॉल के अंदरूनी हिस्से में उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑप्टिकल फाइबर जैसी संरचनाएं देखने को मिली है। असल में नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और इन तरीके की टेक्नोलॉजी में किसी स्पेसिफिक सेंसर या आसपास के डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी इक्विपमेंट के अंदर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर केवल इस पूरे ही बॉल की लगभग 52% एरिया को कवर करती है, जिससे एक बात तो काफी हद तक क्लियर होती है कि शायद इस ऑब्जेक्ट का प्राइमरी काम हमारे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, पॉल्यूशन और आसपास की चीजों की डेटा को कलेक्ट करके कहीं और पर ट्रांसफर करने का था। तो अब इस पॉइंट पर चलो हम ये मान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड में बैठी हुई कोई और सिविलाइजेशन शायद हम इंसानों के ऊपर नजर रखने को कर रही थी, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या ये चीज हम इंसानों के साथ रिसेंट टाइम में ही हो रही है या फिर पास्ट में भी ऐसी चीजें हमें भर भर कर देखने को मिलती हैं? लेट्स फाइंड आउट। नवंबर 1944 WW2 के आखिरी दौर में यूरोप के आसमान में गश्त लगाते हुए अमेरिकी पायलट एडवर्ड श्लीटर ने सबसे पहली बार ATC को कांटेक्ट करते हुए ये बोला कि उनके प्लेन के राइट साइड में 5 अजीब सी मेटेलिक बॉल उनका पीछा कर रही हैं। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट के सामने आने के कुछ ही दिनों के बाद 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली, जिसमें अमेरिकन, जर्मन और बहुत से देशों के फाइटर प्लेन पायलट्स ने ओपनली ये बोला कि जब भी वो अपने प्लेन को फ्लाई करते हैं कुछ अजीब सी मेटेलिक बॉल्स उनके प्लेन को घेरने का ट्राई करती हैं। अब ये
इंसिडेंट देखते ही देखते इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि WW2 के आखिरी दौर में बहुत से पायलट्स ने तो प्लेन फ्लाई करने से भी मना कर दिया था और फाइनली सबसे पहली बार ऑफिशियली बहुत से देशों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस, आसमान में हमारे प्लेन के अलावा कोई और चमकते हुए ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और तभी पहली बार इन ऑब्जेक्ट्स को एक नाम भी दिया गया। जी हाँ, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो मैं बिल्कुल उन फू फाइटर्स की ही बात कर रहा हूं जिनके बारे में भर भर कर वीडियो क्लिप्स और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप इसे इंटेंशनली छुपाने वाला काम कीजिए या फिर हमारी बेबसी, WW2 से लेकर 2025 आ चुका है लेकिन आज तक भी हमारे पास ऑफिशियली ऐसा कोई भी रीजन मौजूद नहीं है जो इसे एक्सप्लेन कर सके कि उस समय आसमान में चमकते हुए मेटलिक गोले थे क्या। लेकिन बात अगर इन तरीके की इंसिडेंट्स की जाए तो गाइज ये कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। अप्रैल 2016 इराक के मोसुल सिटी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इंटरेस्टिंगली इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच US सर्विलांस प्लेन के द्वारा एक इमेज को क्लिक किया गया जिसमें आप भी क्लियरली एक मेटल जैसे राउंड ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अमेजिंगली आगे चलकर साल 2023 में जर्नलिस्ट जेरेमी कॉर्बेल और जॉर्ज नैप ने इस ऑब्जेक्ट की फ्लाइंग रेडार वीडियो को भी दुनिया के सामने रखा, जिसे देखने के बाद आप भी क्लियरली ये कंपेयर कर सकते हैं कि उसका मूवमेंट और उड़ने का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा साल 2025 में हमें ब्यूगा और मैक्सिको में देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मोसुल में दिखे इस ऑब्जेक्ट के बावजूद भी आज तक भी US डिफेंस डिपार्टमेंट यानी कि DOD ने एक सिंगल स्टेटमेंट भी इसके बारे में नहीं दिया है। क्यों? कोई भी नहीं जानता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अप्रैल 2023 में तो खुद पेंटागन ने ऑफिशियली एक ऐसी वीडियो को भी रिलीज किया था जिसे एक MQ-9 रीपर ड्रोन कैमरा से शूट किया गया था और इसमें आप भी क्लियरली ठीक उसी तरीके के मेटलिक ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हुआ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन सारी ही रिपोर्ट्स को समराइज करते हुए देखा जाए तो आप काफी हद तक ये कह सकते हैं कि भाई इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और सिविलाइजेशन तो मौजूद जरूर है जो 1-2 सालों से नहीं बल्कि पिछले काफी लंबे समय से शायद हम इंसानों पर नजर रखे हुई है। अगर आपको अब इसके बाद ये लग रहा है कि चलो भाई ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रही हैं और इंडिया इनसे अनटच रहा है, तो सॉरी टू से दिस, इस बार आप गलत हैं। अगस्त 2012 पेंगोंग लेक के पास थाकुंग चौकी पर तैनात सैनिकों और ITBP के जवानों ने अचानक से ये नोटिस किया कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास पहाड़ी के ऊपर अक्सर उन्हें एक अजीब सी चमकती हुई बॉल दिखाई देती है। इंटरेस्टिंगली अगस्त से लेकर अक्टूबर 2012 तक 100 से भी ज्यादा बार अलग अलग जवानों के द्वारा इस तरीके की साइटिंग्स को ऑफिशियली दर्ज कराया गया। अब जब ये चीज इतने बड़े स्केल पर सामने आती है तो फाइनली इसकी रिपोर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर और यहाँ तक कि PMO में भी भेजी जाती है, जिसके चलते हुए सितंबर 2012 में इस चीज को डिकोड करने के लिए सेना एक चलते फिरते ग्राउंड रडार और स्पेक्ट्रम स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट को पहाड़ी की चोटी पर स्टैब्लिश करती है। इसके कुछ ही दिनों के बाद सेना ये नोटिस करती है कि अब जब उन्हें पहाड़ी के ऊपर इन तरीके की साइटिंग्स हो रही है, जितने भी उन्होंने इक्विपमेंट लगाए थे उसमें 1% की भी भाई हलचल रिकॉर्ड नहीं की जाती, जिससे परेशान होकर इस बार सेना एक अलग तरीके का दांव चलती है। असल में गाइस इस बार सेना इस मेटलिक स्फीयर को देखने के लिए अपने ड्रोन को उसके पास भेजती है। इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे ही उनका ड्रोन अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करके उस ऑब्जेक्ट के पास जाता है, वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट अचानक से और ऊंचाई पर चला जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सितंबर 2012 के बाद से इन तरीके की अजीब सी मेटलिंग स्फीयर हिमालय के साथ साथ अब लद्दाख में भी बहुत बड़े स्केल पर रिपोर्ट किए जाने लगे। समय आगे बीता है और ये रहस्य और ज्यादा गहरा जाता है। फाइनली इसको डिकोड करने के लिए कुछ ही टाइम के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के स्पेशलिस्ट टीम को लद्दाख बुलाया जाता है। इंटरेस्टिंगली उन सभी साइंटिस्ट ने कुछ ही दिनों के बाद ठीक उसी तरीके की साइटिंग्स को भी देखा, जिन तरीके की साइटिंग्स पिछले काफी लंबे समय से इंडियन आर्मी रिपोर्ट कर रही थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उन पर टेलीस्कोप और दूसरे इक्विपमेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कोई सेलेस्टियल चीज जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये ना ही कोई उल्का पिंड थी और ना ही ये चीज कोई ऐसी चीज थी जिसे देखकर आप ये बोल सकते हो कि ये एक प्राकृतिक चीज है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये उल्का पिंड नहीं है, ये कोई प्राकृतिक चीज भी नहीं है और भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अर्थ का हाईटेक कोई प्रूफ तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली भाई ये था तो था क्या? वेल गाइज साल 2012 से 2025 आ चुका है, लेकिन जेन्युइनली हमारे पास इसका कोई भी ऑथेंटिक आंसर मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज जो शायद आपको थोड़ा सा शॉक कर दे वो ये है दोस्तों कि आज की डेट में भी ना सिर्फ हिमालय बल्कि लद्दाख के भी बहुत से रीजन में इन तरीके की साइटिंग्स आज भी भर भर कर होती है।
वैसे गाइस इस पूरी ही वीडियो और इन तरीके की साइटिंग्स की ऑफिशियल रिपोर्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स के लिंक पर डाल दी है, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वेल गाइस सच बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ कोलंबिया, मैक्सिको और इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ महीने पहले यूएस पार्लियामेंट में तो ऑफिशियली इन्हीं तरीके के अजीब से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर मीटिंग को भी रखा गया था, लेकिन उसका भी कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो फाइनली इन द लास्ट अब हम काफी कम शब्दों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये चीज हो क्या सकती है। तो देखो गाइस जितनी रिसर्च मैंने इस चीज के ऊपर करी है, यहाँ पर कुछ बातें पूरे ही तरीके से क्लियर होती है। नंबर 1, ये मेटेलिक स्फीयर जिस भी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हवा में हवर करता है, वो टेक्नोलॉजी अभी तक हम इंसान डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। सेकेंडली इसके अंदर मिले ऑप्टिकल फाइबर और सेंसर के ट्रेसेस काफी हद तक इस डायरेक्शन में इशारा करते हैं कि शायद ब्रह्मांड में बैठी हुई कोई और सिविलाइजेशन हम इंसानों के ऊपर नजर रखने के पर्पस से इस चीज को अर्थ पर भेज रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज की डेट में हम मून या मार्स या अलग अलग प्लेनेट पर अपने मिशंस को भेजते हैं। और नंबर 3, अगर हम हमारी ही टेक्नोलॉजी को कंसीडर करें तो अभी इस टेक्नोलॉजी को समझना और ये समझना कि अजीब से प्रोब आ कहां से रहे हैं, शायद हमें अभी इसमें कई 100 साल और लग जाएं। हालांकि देखो गाइस ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सारी ही इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भाई आखिर ये मेटेलिक सा ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, ये बार बार अर्थ पर क्यों आ रहा है? आपको जो कुछ भी लगता हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इस आकाश भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर वीडियो की तरह लाइक कीजिएगा, 6000 लाइक तक इस वीडियो को भी पहुंचाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी नई मिस्ट्री को खोलते हैं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं होती। तो मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री के साथ। टिल देन जय हिंद।